हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ई ज्ञान 2। हम लोग कर रहे थे फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, और सॉरी फॉर इंटरप्रिटेशन, थोड़ा सा बीच में हम लोग वीडियो रुक गया था किसी रीजन से। वी विल कंटिन्यू नाउ। केरला's फर्स्ट ट्राइबल वुमेन एयर होस्टेस, केरला की पहली वुमेन एयर होस्टेस जो ट्राइबल हैं वो बनी हैं केरल से, जिनका नाम है गोपिका गोविंद। और थर्ड इंडियन स्टेट, इट्स नॉट द फर्स्ट, द थर्ड इंडियन स्टेट जिनका फूड सिक्योरिटी एटलस जिन्होंने बनाया है, दैट इज झारखंड। आप कमेंट में लिखो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट कौन है जिसने फूड सिक्योरिटी एटलस बनाया है। आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंट्री का, हमारे भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पे बना है, किस स्टेट में बना है? तो ये बिहार में बना है। और बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में बना है? तो ये गया में बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। इंडिया का पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ बना है? इंडिया का पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जिसमें जंगल के डिफरेंट स्पेसीज़ वगैरह के बारे में पढ़ाई होगा, अलग अलग उसके सब्जेक्ट्स होंगे फॉरेस्ट को लेके। फॉरेस्ट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो उससे रिलेटेड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी खुला है भारत में पहला, वो खुला तेलंगाना में। और पहला स्टेट जहाँ पे हर घर जल सर्टिफिकेशन चालू हुआ है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा घर को जब उनके घर पे जल की सुविधा, पीने की पानी की सुविधा जब अवेलेबल हो जाएगी। ये स्टार्ट किया है गोवा ने। पहला इंडिया का इंडिजिनसली बिल्ट मतलब खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। इससे पहले इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो किसी न किसी कंट्री से लिया गया था, जैसे एक रसिया से लिया गया था और एक और लिया गया था। तो ये जो बना है ये इंडिया का पहला बना है, ये बना है, इसका नाम क्या है? INS विक्रांत। फर्स्ट सिटी टू मेक ट्रैफिक डेटा, ट्रैफिक का जो डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है INS विक्रांत। ये क्वेश्चन को जो है ये ध्यान में रखना है क्योंकि इंडिजिनियसली बिल्ट है, हमारे खुद के द्वारा बिल्ट है और पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉर गेम्स में। एयरक्राफ्ट कैरियर का अपना ही इंपॉर्टेंस होता है, इस कारण से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रैफिक डाटा जो पब्लिक का होता है उसको फर्स्ट सिटी जो गूगल के द्वारा उसको तैयार किया है ट्रैफिक डेटा को, तो वो है औरंगाबाद मुंबई में है। तो मुंबई का औरंगाबाद जो जगह है, वो सिटी है, वो ट्रैफिक डाटा को कंप्लीट किया गूगल की हेल्प से। अपना स्टेट फर्स्ट स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला स्टेट जो अपना इंटरनेट फैसिलिटी चालू किया है, भारत का पहला स्टेट जिसने अपना खुद का इंटरनेट फैसिलिटी चालू किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जामिनेशन के ये में इसका करेक्ट आंसर है केरल ने अपना खुद का इंटरनेट फैसिलिटी चालू किया है अभी। इंडिया का पहला बालिका पंचायत कहाँ पे बना है? इंडिया का पहला बालिका पंचायत बना है गुजरात में। और पहला मेट्रो सिटी जो कि बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में जिसका नाम आया है, बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में जिसका नाम आया, वो पहला मेट्रो सिटी कौन है? तो इंडिया का मेट्रो सिटी जो कि एक है 4 में से, कोलकाता। तो कोलकाता का पहला अपना बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार हुआ है। किस कंट्री का पहला कंट्री का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट? मतलब कि एक तो ये पोल्यूशन नहीं करेगा, ग्रीनफील्ड और ग्रेन बेस्ड, क्योंकि इथेनॉल बहुत तरीके से बन सकता है, बहुत सारे चीज़ों से बन सकता है। जो भी चीज़ जो एक तरह से समझ लीजिए कि सड़ गल सकता है, तो उसको हम लोग बाद में इथेनॉल के ज़रिए या इथेन उससे निकालते हैं, उसके बाद फिर उसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करके इथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर बेस्ड एनर्जी रिसोर्स है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कंट्री का पहला है और ये बिहार में बना है। तो बिहार में कहाँ बना है? तो ये बना है पूर्णिया में बना फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। पहला सिटी जिसने वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम स्टार्ट किया है। वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम से क्या होता है कि चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से गंदगी साफ़ हो जाती है उस सीवर से और चीज़ें जाम नहीं रहती है। तो ये स्टार्ट हुआ है आगरा में। पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हर गांव में लाइब्रेरी बनाया गया है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हर गांव में लाइब्रेरी बनाया गया है? वो है जामतारा बहुत फेमस है किसी और रीजन से, साइबर क्राइम से, तो इसके बारे में जानते भी होंगे। यहाँ पे हर गांव में लाइब्रेरी बनाया गया है। इंडिया का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया है?
इंडिया का पहला अमृत सरोवर बनाया गया रामपुर में, रामपुर गांव है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे इंडिया का पहला अमृत सरोवर बनाया गया। जामतारा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, जहाँ पे कि हर विलेज में लाइब्रेरी तैयार किया गया है। पहला कंट्री जिसने लीगल राइट्स दे रखी है, लीगल राइट्स दिया है वाइल्ड एनिमल्स को, तो कौन सा कंट्री है जिसने सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स को भी लीगल राइट दिया है? दैट इज इक्वाडोर। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल इंटरनेशनल लेवल पे पहला है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिया है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इंफॉर्मेशन पर्पस। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जहाँ से अब है जो पोल्यूशन जीरो लेवल पे चला गया है, वो है पल्लीग्राम। और कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एटमॉस्फेयर और हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के वातावरण को मेंटेन करने के लिए। तो पल्लीग्राम इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर अदर विलेजेस टू ओन कार्बन न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। इंडिया का पहला पेपरलेस स्टेट असेंबली, पेपरलेस स्टेट असेंबली किस स्टेट में अभी इम्प्लीमेंट हुआ है? तो नागालैंड में अभी जितने भी असेंबली का काम हो रहा है वो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रहा है, वहाँ पे पेपर का यूज़ रोक दिया गया है। तो दैट इज़ द फर्स्ट पेपरलेस स्टेट असेंबली इन नागालैंड। और इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बना है, दुनिया का वर्ल्ड पीस सेंटर सांकेतिक है, ये पीस के टर्म्स में, शांति के टर्म्स में, ये बना है गुरुग्राम में जो कि हरियाणा में है। इंडिया का पहला अल्कोहल म्यूजियम, अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पे बना है? तो अल्कोहल जहाँ पे बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से काफ़ी वहाँ पे अल्कोहल को प्रमोट भी किया जाता है, वहाँ पे काफ़ी एक रीजन भी है उसका, क्योंकि दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर टूरिस्ट पर्पस ऑल्सो। तो गोवा में हमारा पहला अल्कोहल म्यूजियम बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट, इंडिया का पहला फर्स्ट कंट्री जो कोविड-19 का डीएनए वैक्सीन तैयार किया था, फर्स्ट कंट्री जो डीएनए वैक्सीन तैयार किया था कोविड-19 का, दैट इज़ इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग इसमें इधर उधर कंफ्यूज हो सकते हैं, बट डीएनए वैक्सीन, आरएनए वगैरह तो बन गया था, लेकिन डीएनए वैक्सीन सबसे पहले इंडिया ने तैयार किया। इग्लू कैफ़े दैट इज़ बेस्ड ऑन वेरी लो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ की मतलब ठंडा को लेकर, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो और इग्लू टाइप का बना हो जिसमें जा के, तो इग्लू कैफ़े बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा। कहाँ पे बनाया गया? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंड है, तो इग्लू का कॉन्सेप्ट ही ठंडी जगह पे आता है। तो इस कारण से इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया? दुनिया का सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में। इंडिया का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? किस सिटी में इंडिया का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोची में शुरू किया गया, जो कि केरल में है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंडिया का पहला हेली हब कहाँ बनाया गया है? इंडिया का पहला हेली हब बनाया गया गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट, तो हमारा पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है क्रायोजेनिक रॉकेट। ये किसने बनाया है? तो धवन 1 ने बनाया है ये। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, इंडिया का कंट्री का पहला डुअल मोड व्हीकल बनाया गया है। किस कंट्री ने डुअल मोड व्हीकल पहला बनाया गया? मतलब कि डुअल मोड पे चलेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी से चलेगा और साथ में फ्यूल पे भी चलेगा। तो इस तरीके का दुनिया का पहला कंट्री जिसने लॉन्च किया है डुअल मोड व्हीकल, इसमें 2 मोड होंगे व्हीकल को चलाने का, ये किया जापान ने। तो टेक्नोलॉजी का बात है, जापान इसमें से काफ़ी आगे रहता है, तो ये इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज, जहाँ पे फ्री में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है, उस गांव में मिलता है, उस गांव में ज़रूरत पड़ने पे एक एनजीओ के द्वारा। तो कौन सा गांव है जहाँ पे इंडिया का, जहाँ पे फ्री में सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल है हर घर में? डैट इज़ कुंबलगनी, कुंबलांगी जो है केरल में है, और कुंबलांगी में पहला विलेज है कुंबलांगी, जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन फ्री है फीमेल्स के लिए। इंडियाज़ फर्स्ट, भारत का पहला फूड सेफ्टी म्यूजियम, फूड सेफ्टी को लेकर म्यूजियम बनाया गया भारत में सबसे पहला। कहाँ पे बनाया गया? दैट इज़ इन तंजावुर, तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूड म्यूजियम बनाया गया है तंजावुर में, दैट इज़ इन तमिलनाडु। पहला इंडिया का ओमिक्रॉन किट जो बनाया गया उसका नाम क्या है? तो दैट इज़ ओमिश्योर। ओके। और इंडिया का पहला एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट किसे बनाया गया है, किसे घोषित किया गया है?
जो कि सब जगह हर एक घर में एलपीजी है और वहाँ पे अभी स्मोक नहीं होता है खाना बनाने को लेके। तो ये किस स्टेट को मिला है इंडिया का पहला? ये मिला हिमाचल प्रदेश को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन पे है, जहाँ पे हर घर को स्मोक फ्री बनाने का उनका एक विजन सा है। नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स। इंडिया का अपना क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स बनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के क्रिप्टो करेंसी जो होंगे वो लिस्टेड होंगे। इस इंडेक्स का क्या नाम है? दैट इज़ IC15। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आ सकता है, अगर आप जानते हैं तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इंडिया का अपना पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जो है उसका नाम है IC15। इंडिया का पहला इंडिजिनस सर्वर, इंडिया का पहला अपना बनाया गया सर्वर, इंटरनेट सर्वर जो है उसका नाम क्या है? रुद्र। ठीक है, और इसे किसने बनाया है? CDAC ने बनाया है इसे। भारत का अपना पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, मतलब चलता फिरता हनी प्रोसेसिंग वैन भारत का पहला जो है वो बनाया, वो इस्टेब्लिश किया गया गाज़ियाबाद में। ठीक है, चाइल्ड मैरिज फ्री, उड़ीसा का पहला डिस्ट्रिक्ट जिसको चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित किया गया है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंजम डिस्ट्रिक्ट, जो कि उड़ीसा में है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल फॉर नोइंग पर्पस, उड़ीसा का पहला डिस्ट्रिक्ट जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित कर दिया गया है गंजम डिस्ट्रिक्ट है। कैनबिस कल्टीवेशन को लीगल किस स्टेट ने डिक्लेयर किया है? तो कैनबिस कल्टीवेशन जो कि हिमाचल प्रदेश में कैनबिस काफ़ी पाया जाता है, वहाँ पे डिफरेंट पर्पस से भी पाया जाता है, फॉर कमर्शियल पर्पस एंड मेडिसिनल पर्पस ऑल्सो। पीपल ऑल्सो यूज डैट फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। तो हिमाचल प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश जिसने कैनबिस के कल्टीवेशन को लीगल घोषित किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट सिन्नामन कल्टीवेशन, पहला स्टेट जहाँ पे सिन्नामन का कल्टीवेशन चालू किया गया है, और वो स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश अगेन। तो कैनबिस और सिन्नामन इस दोनों से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश को नाम को याद रखेंगे। भारत का पहला डूडैंग कंजर्वेशन रिजर्व, तो डूडैंग जो है एक वाटर एनिमल होता है, इसका कंजर्वेशन रिजर्व, डूडैंग कंजर्वेशन रिजर्व भारत में कहाँ पे बना गया है? तो वो बनाया गया तमिलनाडु में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडेंजर्ड है डूडैंग स्पेसीज जो है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई कैबिनेट सिस्टम, ई कैबिनेट सिस्टम भारत के किस स्टेट ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया है? डैट इज हिमाचल प्रदेश अगेन। और पहला कंट्री जो कि 4.5 डे वर्क वीक में 4.5 डे वर्क स्टार्ट किया है, तो वो स्टार्ट किया UAE ने। तो भारत में जैसे 6 दिन सप्ताह में काम करते हैं, तो UAE ने एक कॉन्सेप्ट लाया 4.5 डे, मतलब 4.5 दिन ही काम करना पड़ेगा एक सप्ताह में। फर्स्ट नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क जो कि सेटेलाइट इक्विप्ड है, तो मतलब किस नेशनल पार्क? पहले से नेशनल पार्क था, लेकिन यहाँ पे अब सेटेलाइट से इसे इक्विप्ड कर दिया गया है, इसे सेटेलाइट के द्वारा इसको मैप कर लिया गया है। तो डैट इज़ काजीरंगा एंड डैट इज़ इन असम। तो काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है? असम में है। MOU रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं, और पोर्टल्स वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ब्रांड मेजर हमने कर रखा है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने कर रखा है, कमिटी एंड कमीशंस हमने कर रखा है, और थोड़ा सा कमिटी एंड कमीशंस जो है हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हम लोग कर रखा है। कमिटी एंड कमीशंस में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, कुछ कमिटी को हम लोग ने नहीं उस समय देख पाया था, जो रिपोर्ट्स वगैरह जो देखे थे, तो इसमें वी विल कवर दिस कमिटी एंड कमीशंस। तो AR डेव कमेटी, AR डेव कमेटी जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए बनाया गया है, उसको हमारे फुटबॉल को इंटरनेशनल तर्ज पे उभारने के लिए। प्रदीप नंद्रा जॉब कमेटी, तो डिफ़ॉल्टर से मनी को रिकवर करने के लिए जो पैसा लेके बैंक का भाग गए हैं या फिर नहीं दिए हैं, तो उनसे पैसा किस तरीके से लिया जाए, इसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया था, जिसका नाम है प्रदीप नंदराज जोग कमेटी। ठीक है, और पंजाब में एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है घूमने मतलब कि वहाँ पे गए थे, तो उसको रिलेटेड एक कमेटी बनाया गया था। तो कमेटी का नाम है बेसिकली चेयरमैन के ऊपर होता है, तो उसके चेयरमैन कौन है उस कमेटी के? तो इंदु मल्होत्रा और सुधीर के सक्सेना। और एक कमेटी बनाई गई थी जो लखीमपुर खेरी इंसिडेंट हुआ था, लखीमपुर खेरी इंसिडेंट जो हुआ था उस पर कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का जो नाम है वो भी चेयरमैन के नाम पे है, तो उनका चेयरमैन हुए कमेटी के प्रदीप श्रीवास्तव। कमेटी देखो एक बार सुन लेना, थोड़ा सा एक बार ध्यान रहेगा, एक बार दो बार देखना इंपॉर्टेंट है। कमेटी से रिलेटेड एज सच क्वेश्चंस BPSC रिलेटेड एग्जामिनेशंस में नहीं आते हैं, या दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एग्जामिनेशंस, बट स्टिल वी विल सी इट वंस, और जल्दी जल्दी एक बार हम लोग देख रहे हैं।
डीटीसी बस का परचेज करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था, तो वो कमेटी किसके अंदर है? वो है ओपी अग्रवाल। ठीक है। लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख, इसके प्रोटेक्शन के लिए, तो लद्दाख का लैंग्वेज को, कल्चर को और ज़मीन को, इस तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी गठित किया गया था। कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जी किशन रेड्डी। डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125th बर्थ एनिवर्सरी पे एक कमेटी तैयार किया गया था और जिसके चेयरमैन खुद नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, खुद थे। तो 125वें बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के पे एक कमेटी का गठन किया गया था। उसके चेयरमैन कौन हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कमेटी टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, अगेन भारत का 75th इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेशन हुआ था उसको लेके, उसको तैयारियों को लेके एक कमेटी तैयार की गई थी। उसको खुद चेयर कर रहे थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से। कमेटी फॉर टीआरपी कैलकुलेशन, टीआरपी को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि काफ़ी इस पे है, जो हल्ला हंगामा भी हुआ था न्यूज़ चैनल को टीआरपी को लेके। तो टीआरपी का कैलकुलेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि हर एक अपना तरीका लगा के खुद को सबसे ज़्यादा टीआरपी बेस्ड बताते हैं, तो इसलिए एक कमेटी तैयार की गई थी जिस कमेटी के चेयरमैन थे शशि शेखर वेम्पट्टी। अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कमेटी गठित की गई थी जिसके चेयरमैन थे राजीव कुमार। ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी फॉर ऑन स्ट्रेस्ड एसेट, जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं तो उनका क्या निवारण है, उनको किस तरीके से क्लियर आउट किया जाए, इस पे एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी। उसके चेयरमैन थे के वी कामत। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के वी कामत जी को स्ट्रेस्ड एसेट्स को ये करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बताई गई थी जिसके चेयरमैन बनाए गए थे। वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, उनको लेकर, फ्रीडम फाइटर्स का वेलफेयर को लेकर कमेटी गठित की गई थी, किनके अंडर? जी किशन रेड्डी के अंदर। और स्टबल बर्निंग, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब साइड में, दिल्ली साइड में, स्टबल बर्निंग को लेकर भी एक कमेटी का गठन किया गया था मदन बी लोकुर के चेयरमैनशिप में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और कोविड-19 वैक्सीन को टैकल करने के लिए एक एम्पावर्ड पैनल का गठन किया गया था। तो कोविड-19 वैक्सीन को टैकल करने के लिए एक एम्पावर्ड पैनल का गठित किया गया था और उसके चेयरमैन थे आर एस शर्मा। तो दिस इज अगेन यू शुड नो, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा ही फैल गया था ये चीज़ कोरोना, और वहाँ पे उस समय आर एस शर्मा के अंदर में एक एम्पावर्ड पैनल बनाया गया था जो कि कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन का आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए तत्पर रहता। अजय भल्ला कमेटी किस लिए बनाया गया? दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चाइना का जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है उसको देखने के लिए, ताकि दे कैन नॉट हमारे डेमोग्राफी वगैरह पे कुछ ज़्यादा असर ना पड़े या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स का भारत में, इसको लेकर एक कमेटी गठन की गई थी जिसके चेयरमैन थे अजय भल्ला, इसलिए कमेटी का नाम है अजय भल्ला कमेटी। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का सिलेक्शन को लेकर कमेटी गठन की गई थी मुकुंदा कम शर्मा जी के अंडर में। और कोविड-19 के इम्पैक्ट को ह्यूमन राइट पे पढ़ने के लिए कमेटी गठित की गई थी जिसके चेयरमैन थे के एस रेड्डी। ठीक है। विकास दुबे केस में, जो कि यूपी का एक घटना घटी थी, उसको लेकर एक जुडिशियल इंक्वायरी गठित की गई थी। किनके अंडर गठित की गई थी? डॉक्टर BS चौहान के अंडर गठित की गई थी। ठीक है। नाउ ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम रिफॉर्म कमेटी, जो ड्रग होता है मतलब दवा होता है, उसके रेगुलेशन को लेके, उसके रेगुलेशन में रिफॉर्म को लेके, प्राइसिंग वगैरह को लेके एक कमेटी का गठन किया गया था राजेश भूषण जी के अंदर में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2020, जो कि पूरी तरीके से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अपहेल्थ करना चाहती है, ऊपर से नीचे चेंज करना चाहती है और इन ए गुड डायरेक्शन। तो ये जो बनाया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये बनाया गया था अंदर डॉक्टर के कस्तूरी रंगा के अंदर। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। EGOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक तैयार किया गया था। किस लिए तैयार किया गया था? मतलब देखने के लिए ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होता है उसके कॉर्पोरेटाइजेशन को, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हम लोग कितना हद तक बाहर को, इन द सेंस नॉट द गवर्नमेंट बट द प्राइवेट सेक्टर को कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ को लेके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक कमेटी बनाया गया था। उसके चेयरमैन बनाए गए थे राजनाथ सिंह को, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। असम गैस वेल ट्रेजिडी हुआ था, उसको लेके कमेटी गठन की गई थी SCL दास के अंदर। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गवर्नेंस में, या गवर्नेंस को लेके जो फिगर्स या डिजिट्स जो रिलीज होते हैं,
तो उस चीज़ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इस चीज़ को लेके एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे प्रणव सेन जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फाइनेंशियल पैरामीटर, जो कि कोविड-19 के कारण काफ़ी स्ट्रेस आया था कंट्री लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स को रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था के.बी. कामत जी के अंडर में। तो ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अभी हम लोग ये किए थे कि किन के अंडर बनाया गया था, के कस्तूरीरंगन जी के अंदर में बनाया गया था। तो इस समय एचआरडी मिनिस्टर, बेसिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो कि पहले जिसे हम लोग एजुकेशन भी बोलते थे, जो कि अब एचआरडी में सब कुछ आ गया है, तो इसके मिनिस्टर उस समय कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि अभी भी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया तो एक कॉन्सेप्ट लेके आया 5+3+3+4 मॉडल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि उस मॉडल का क्या मॉडल को बोलते हैं। ये इस तरीके से रह सकता है 5+2+3+5 या 5+3+2+4, कुछ भी तरीके से। तो इसका जो मॉडल था वो था 5+3+3+4। और ये जो है कहाँ तक रहेगा? ये 10+2 तक रहेगा। ओके, तो 8 से 12, 5 से 8, 2 से 5 और बाकी 2 के नीचे प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1। ठीक है, मतलब सॉरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1, 2, ये वाला चीज़ ना। हिमाचल प्रदेश, जो कि पहला भारत का पहला स्टेट है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने पहला इंट्रोड्यूस कर चुका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को? दैट इज हिमाचल प्रदेश। 370 और 35A, ये हमारे देश से 370, जो कि एक प्रावधान था, एक कानून था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर ही दूसरे कायदे कानून से रूल किया जा रहा था। तो इसको गवर्नेंस ने, हमारे गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सरकार ने इसे 11 अगस्त 2019 में इसे एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, और इसका पहला जो क्लॉज था जिसका 370 का, उसका अभी भी फोर्स में है। और जब गवर्नर कौन थे जब ये एबॉलिश हुआ था जम्मू कश्मीर के? थे सत्यपाल मलिक सर। ठीक है, और 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 राज्यसभा में पेश किए थे टू रिमूव आर्टिकल 370, और ये 11 अगस्त को पास हो गया था। जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 31 अक्टूबर 2019 एज 2 यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो 31 अक्टूबर को, अगस्त के बाद 2 महीना के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। 2 यूनियन टेरिटरी में बेसिकली बांट दिया गया था। वन वाज यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड दैट सेकेंड वाज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बाद में बोला गया था कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा भी धीरे धीरे दे दिया जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे जम्मू कश्मीर यूटी का, और राधा कृष्ण माथुर जी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे लद्दाख यूटी का। तो दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? गिरीश चंद्र मुर्मू जी और राधा कृष्ण माथुर जी। तो ये दोनों हो गए आपके जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था पहला। अब आगे हम लोग थोड़ा सा नीति आयोग को भी देख लेते हैं। नीति आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी वन ऑफ द ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मेड बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जो कि प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग आया था। कब आया था? जनवरी 1, 2015 में आया था। कब आया था? जनवरी 1, 2015 में नीति आयोग को लाया गया था प्लानिंग कमीशन को हटा के। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म जो है वो है, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। और ये हटा दिया था किसको? प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग को हेड कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, जब भी जो भी रहेंगे। अभी फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर हैं। और पहला इसके डिप्टी चेयरमैन किन्हें बनाया गया था? नीति आयोग का पहला डिप्टी चेयरमैन बनाया गया था अरविंद पनागरिया सर को। और नीति आयोग का पहला CEO किसे बनाया गया था? तो वो थे सिंधु श्री खुल्लर जी। तो सिंधु श्री खुल्लर, अरविंद पनागरिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन एंड जनवरी 1, 2015। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नीति आयोग। नाउ वी विल गो टू जंप टू GST
जीएसटी से रिलेटेड भी काफ़ी मुद्दाएं उठते रहती हैं, जीएसटी भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, क्योंकि नाउ दिस इज़ गेटिंग बिकॉज ऑफ जीएसटी इंडिया इज़ गेटिंग रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर और क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। जीएसटी सबसे पहले इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1 जुलाई 2017 को, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक बिल के द्वारा आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा, जिसमें कि बहुत सारे टैक्सेस को एक साथ लेकर आ गया था, कॉमन टैक्स की तरह इसे बनाया गया था। एक्सेप्शंस कुछ कुछ रहे थे। ये किस अमेंडमेंट बिल से आया था कॉन्स्टिट्यूशनल? दैट वाज 122। ओके, तो 122वां अमेंडमेंट बिल से आया था जीएसटी और इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में 2014 में ही। प्रेसिडेंट इसको अपना एसेंट दिए थे 8 सितंबर 2016 को और इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो गया था ये 1 जुलाई 2017 से। और इसलिए हम लोग जीएसटी डे मनाते हैं कब? 1 जुलाई को ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, जीएसटी जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इम्प्लीमेंट हुआ था? तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। बहुत इंपॉर्टेंट है 1 जुलाई 2017, क्योंकि पहले 1 जुलाई को ही हम लोग जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में टोटल कितने डिजिट होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के तहत से, बीपीएससी के रिस्पेक्ट से। ये 15 डिजिट का होता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, 1515। इसमें जीएसटी में 2-3 अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, या फिर अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया गया है गुड्स को, उनके कैटेगरी पे। ठीक है, तो ये 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? पहला 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये अलग अलग स्लैब बनाया गया था, हर स्लैब में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो 4 स्लैब कौन कौन है? वो परसेंटेज के बेसिस पे, जीएसटी के इंटरेस्ट के परसेंटेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। दैट वाज 5%, 12%, 18% एंड 28%। जीएसटी 2 भाग में होता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। दोनों का फुल फॉर्म सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली इट वाज लाइक कि जीएसटी का 2 भाग होगा। जो स्टेट जीएसटी होगा उससे हर एक स्टेट को बांटा जाएगा, और जो सेंट्रल जीएसटी होगा उसे सेंटर को मिलेगा, और सेंटर उसको अपने तरीके से यूज करेगी, और स्टेट को जो भी मिलेगा वो स्टेट अपने, क्योंकि दोनों ने अपने अपने कुछ टैक्सेस को इसमें मिलाया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑल समिट्स वगैरह, नेशनल समिट्स भी हम लोगों ने कवर कर रखा है, वेरियस ऑपरेशंस वी हैव डन दैट, और मेजर रिपोर्ट्स भी हमने कर लिया है। रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस वी हैव डन दैट। रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत का जो पोजीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिहाज से। तो ये इंडिया का जो रैंक है वो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे ये देखना बहुत ज़रूरी है। कौन निकालता है ये यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन निकालता है रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस को, लेकिन जो एक्चुअल रैंक है वो बीपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला चीज़ आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन को मैंने पढ़ा रखा है एक वीडियो में, आप देख सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे इकोनॉमी सर्वे और बजट को। इकोनॉमी सर्वे और बजट को हम लोग आज के वीडियो में ही ट्राई करेंगे ख़त्म करने का, ताकि फिर हम लोग आगे नेक्स्ट से आगे बढ़ सके और दूसरी चीज़ों को हम लोग लगा सकें, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो कवर करने वाले हैं अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जल्दी जल्दी इकोनॉमी से लेके इकोनॉमी साइंस वगैरह इन चीज़ों को एक साथ हम लोग एक वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने का। तो पहले हम लोग इकोनॉमी सर्वे को स्टार्ट करते हैं, एज़ सुन एज़ पॉसिबल देखते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा तो उतना जल्दी हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। कमिंग टू इकोनॉमी सर्वे 2022-2023 वी विल स्टार्ट लाइक इकोनॉमी सर्वे 2022-23 को हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन मैम जो हैं वो टेबल की थी पार्लियामेंट में 31 जनवरी 2023 को, और उस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो थे जिनके अंडर में ये इकोनॉमी सर्वे जो है तैयार हुआ है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज। इकोनॉमी सर्वे जब भी आपको अगर किसी ईयर का पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज़ उसका जो पढ़ते हैं हम लोग कि किसके अंडर तैयार किया गया, या फिर उसके सीईओ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन थे, सीए। तो इसमें 2022-23 के इकोनॉमी सर्वे के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे भी अनंत नागेश्वरम। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंडर इस बार का इकोनॉमी सर्वे तैयार किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हम लोग देख लेते हैं एक बार जल्दी। इसमें इंडिया से रिलेटेड ज़्यादातर फैक्ट्स रहेंगे, बिहार से रिलेटेड नहीं रहेंगे, तो इसको हम लोग जल्दी देखते हैं। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इससे बनते हैं। हाँ, हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, बट आई विल टेल यू व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट बाय हार्ट एटलीस्ट। हमारा जो है ग्रोथ रेट
इस बार हमारा ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्ट किया गया है इकोनॉमी सर्वे के द्वारा दैट इज़ 7% रियल, जो कि ईयर चेंज ख़त्म हुआ मार्च 2023 को। उस ईयर का इकोनॉमी सर्वे का जो एक्सपेक्टेशन है 7%, वो बाद में फिर रिलीज होगा। जब बजट आएगा तो बजट में फिर कितना हुआ वो बताया जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन 7% था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा ग्रोथ रेट था वो क्या था 8.7%। तो 22-23 में तो एक्सपेक्टेशन निकलता है मतलब कि जो जस्ट हुआ है, क्योंकि उस पर सारे डेटा आएंगे, फिर उस पर रिसर्च होंगी। तो इकोनॉमी सर्वे जो था वो प्रीवियस ईयर्स का बताता है। तो प्रीवियस ईयर्स में कितना हुआ फाइनेंशियल ग्रोथ कितना हुआ था एक्चुअली में 8.7%। और एस्टिमेट कितना किया गया था 8 से लेके 8.5% तक, लेकिन हम लोग इससे ज़्यादा निखर कर आए और हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या था 8.7%। ठीक है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 23-24 में क्या एक्सपेक्ट किया गया है, तो 6 से 6.8% तक ये एक्सपेक्टेशन है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो गया, ये वाला चीज़ एक इंपॉर्टेंट हो गया कि लास्ट ईयर का कितना निकला था। एक्सपेक्टेशन तो था 8 से 8.5%, लेकिन लास्ट ईयर का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था 8.7%। ओके। और इस बार का इंडिया का जो जीडीपी 23-24 का उसका ग्रोथ रेट का फोरकास्ट कितना है 6 से 6.8%। ओके। जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विल बी 6.5% ऑन रियल बेसिस। इंडिया अभी पीपीपी टर्म्स में परचेजिंग पावर पैरिटी जो हमारे खरीदने की क्षमता होता है उसको लेकर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें इंडिया का जो रैंक है ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है। और इकॉनमी टर्म्स में या एक्सचेंज रेट के टर्म्स में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल पी के टर्म्स में हम लोग जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है, और एक्सचेंज रेट के टर्म्स में हम लोग, या फिर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल जो बोला जाता है कि सबसे बड़ा इकॉनमी में के टर्म्स में तो हम लोग 5th नंबर पे हैं। लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में अगर आ जाता है चीज़ें तो वो हम लोग 3rd पोजीशन पे हैं। ठीक है। फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट 2022-23 का निकाला गया था। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्राइस। तो पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम कितना है 96,522। तो हमारा पर कैपिटा इनकम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इट सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर टू रिमेंबर। तो हमारा पर कैपिटा इनकम 2022-23 का कितना रहा है, तो वो रहा है 96,522, जो कि 5.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ा है 96,522। तो ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे इकॉनमी सर्वे के अकॉर्डिंग जीएसटी के आने से जो टैक्स पेयर हुआ है उसमें टैक्स पेयर्स में डायरेक्ट डबल हो गया है स्ट्रेंथ। जो पहले 70 लाख देते थे अब 1.4 करोड़ के आसपास लोग टैक्स दे रहे हैं 2022 में। ठीक है। फिस्कल डिफिसिट हमारा क्या हुआ है प्रीवियस ईयर्स के टर्म्स में घटा है। लास्ट ईयर हमारा फिस्कल डिफिसिट कितना था 6.7%, जो कि इस बार घटकर कितना हो गया है 6.4%। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारा फिस्कल डिफिसिट कितना चल रहा है 6.4% ऑफ टोटल जीडीपी है। और हमारा फॉरेक्स रिजर्व मतलब बाहर में हमारा कितना करेंसी हमारे फॉरेक्स के टर्म्स में या फिर दूसरे करेंसी के टर्म्स में हमारा रिजर्व आईएमएफ के पास बना हुआ है, तो वो भी काफ़ी बढ़ा है हमारा। और अभी हमारा कितना है दैट हैज़ क्रॉस्ड 500 बिलियन, नाउ इट इज़ 562.72 बिलियन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो कि आईएमएफ के पास, हर एक कंट्री का अपना फॉरेक्स रिजर्व होता है, इसी के बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग गोल्ड अपना करेंसी वगैरह या फिर गोल्ड को लेकर हम लोग अपना करेंसी जो प्रेस करते हैं, छापते हैं। तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व टोटल कितना है 562.72, 500 प्लस तो है ही, बाकी उसके बाद कैसे याद करना है 62.72 बिलियन। ओके। आरबीआई जो है इन्फ्लेशन का एस्टिमेट किया है 2022-23 के लिए। तो इन्फ्लेशन में वो काफ़ी थोड़ा सा मतलब इंक्रीज ये किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन नॉर्मली कितना रखना है 4 ± 2 मतलब 2 से लेकर 6% तक। लेकिन इन्फ्लेशन आरबीआई के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया या फिर आरबीआई के द्वारा एस्टिमेट किया गया है कितना रहेगा इस बार 6.8%। ओके। रहना कितना चाहिए 2% से 6% के बीच में। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के द्वारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब हमारे जीडीपी में
टोटल वैल्यू का एडिशन कितना किया गया है, तो डैट इज़ 3.5%। और एग्रीकल्चर के द्वारा लास्ट फिजिकल ईयर में, मतलब पिछले साल में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर के द्वारा कितना किया गया था टोटल जीडीपी में, डैट वाज 3%, एंड नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 3.5%। ओके। एमएसएमई के द्वारा एमएसएमई में क्रेडिट ग्रोथ हुआ है जो लास्ट ईयर में कितना हुआ है, 30.5%। और 21-22 में हमने टोटल शुगर केन का प्रोडक्शन कितना किया है, 5000 लाख टन। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल शुगर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। और मैंने बता रहा था कि इथेनॉल जो है हमारा फ्यूचर, बेसिकली फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स है। तो ये बस नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इस इन्फॉर्मेशन को दी थी। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन हम लोग एग्रीकल्चर का देख लिए। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर का वो कितना एडिशन किया गया था, डैट वाज 4.1%। ठीक है, द ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर इतना परसेंट एट बेसिक प्राइस विच इज मच लोअर देन इतना इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट ईयर इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन, मतलब टोटल जीडीपी में इसका वैल्यू एडिशन कितना था परसेंटेज टर्म्स में, 10.3%, जो कि इस बार बहुत गिर गया इंडस्ट्री में। और ये रीजन था वन ऑफ द कोरोना वगैरह, तो रीजन था जिसके कारण इंडस्ट्री सेक्टर में जो है जीवीए गिर के 4.1% तक आ गया था। पॉइंट ऑफ कंसर्न बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बीपीएससी एग्जाम्स। सर्विस सेक्टर का जो कि लास्ट ईयर 8.4% था ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो इस पर कितना हो गया 9.1%। तो एग्रीकल्चर का कितना था 3.5, और हम लोग इसका कितना देखें, एग्रीकल्चर का देखें 3.5%, इंडस्ट्री का देखें 4.1%, और सर्विस का हम लोग देखें 9.1%। ठीक है, इंडिया का मेजर फॉरेन ट्रेड, हमारा जो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, इंडिया एक्सपोर्ट द मोस्ट फ्रॉम, सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, उसका यूएई, उसका नीदरलैंड। सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट किसे करते हैं, अमेरिका से। तो अमेरिका एज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन वे बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और इंडिया को अमेरिका के मार्केट को अभी भी और खंगालना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें काफ़ी थोड़ी फ़ायदा होती हैं व्हेन इट, जब आपका करेंसी थोड़ा वीक होता है सामने वाले कंट्री से। तो इंडिया को और ट्राई करना चाहिए और इसे इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का मार्केट काफ़ी ज़्यादा है जितना कि इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से होता है, तो वो होता है चाइना से, उसका यूएई, उसके बाद अमेरिका। तो चाइना जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, और हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसे करते हैं, यूएसए को। दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड नो दिस। रेमिटेंस के टर्म्स में इंडिया जो है 2022 में टॉप किया है, और इसे किसने पीछे छोड़ दिया, इसने खुद को, लेकिन उसके पहले इसने पीछे छोड़ा था चाइना को। तो अभी हमारा टोटल रेमिटेंस जो बाहर से आता है डैट इज़ 100 बिलियन। तो अगेन इंडिया रेमिटेंसेज के टर्म्स में, मतलब बाहर में जो हमारे लोग जो काम करते हैं, वो जो पैसा भारत भेजते हैं उसको रेमिटेंसेज बोलते हैं। ठीक है, तो रेमिटेंसेज के टर्म्स में इंडिया अभी टॉप पे चला गया है। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट जो जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह है, इसमें ग्रोथ रेट कितना एक्सपेक्ट किया गया 2025 तक, तो ये एक्सपेक्ट किया गया है एट द रेट ऑफ 18%। टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का अब क्या हो गया है, डेट हैज़ कम टू, जो हमारा पहले टारगेट था 2.1, एक रिप्लेसमेंट रेट के बराबर, जो कि पहले हुआ करता था 2.4, नाउ इट हैज़ कम टू 2.1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी इकोनॉमी सर्वे में ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हमारा TFR 2.4 से 2.1 पे आ गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारा काफ़ी नीचे चला गया है, वेरी गुड न्यूज़ और थिंग्स टू सेलिब्रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले हमारा जो 46 हुआ करता था, नाउ इट हैज़ कम टू 38.4, स्टिल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट भी हमारा कम हुआ है 29.5% से 24.9%। दिस इज़ अ वेरी गुड सिंबल जो दिखाता है कि भारत में हेल्थ सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो रही हैं। हमारे यहाँ से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, बेसिकली सामान का जिसे हम लोग छू सकते हैं, नॉट रिलेटेड टू सर्विसेज बट रिलेटेड टू थिंग्स विच वी कैन सी टच, वो वाला चीज़। तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो है भारत का अभी कितना है 332.5 बिलियन। ओके, हमारे यहाँ रेमिटेंस से आते हैं 100 बिलियन, और हम लोग पूरा मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट करते हैं जो सामान का, वो करते हैं 332.5 बिलियन, 3 गुना ऑलमोस्ट हमारे रेमिटेंसेज से। इंडिया का हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी कितना है 7.8%, और हेल्थ सेक्टर को हमने 2.1% ऑफ GDP अलॉट किया है, और हमने लास्ट ईयर किया था
2.2% और उसके पहले किया था 1.6%। तो हमारा जीडीपी भी बढ़ा है। तो इन एक्चुअल फिगर टर्म्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इन परसेंटेज टर्म्स हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में जो खर्च है वो 0.1% घट कर 2.2 से 2.1% हुआ है। तो हेल्थ सेक्टर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हेल्थ सेक्टर में अभी हमारे जीडीपी का कितना प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खर्च की जा रही है, दैट इज़ 2.1%। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर जो लास्ट ईयर 21.3 लाख करोड़ तक चला गया था। अगेन एक रीजन था जिसमें सॉरी 2016 में, आज से 5 साल पहले सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर इन टोटल 9.1 लाख करोड़ हुआ करता था, जो कि अब बढ़ के फिजिकल ईयर 2023 में ये 21 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। हमारे यहाँ टोटल कोविड-19 के वैक्सीन कितने दिए गए थे? 220 करोड़। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हमारे कंट्री का टोटल ऑलमोस्ट जितना भी पॉपुलेशन है 110-120 करोड़ के, तो उसके लगभग डबल, मतलब सबको हम लोग ऑलमोस्ट डबल द वैक्सीन दे चुके हैं, कुछ एक को छोड़कर। और जीरो कार्बन इमिशन, इंडिया जो है नेट जीरो अपने आप को, मतलब जीरो कार्बन इमिट करेंगे। किस ईयर तक टारगेट किया है भारत ने? भारत ने टारगेट किया 2070 तक, जो कि अपने आप अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इंडिया का पहला 40% इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लोग तैयार करेंगे, फॉसिल फ्यूल से नहीं, नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लोग 40% तक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करेंगे। कब तक? 2030 तक। तो बिजली हम लोग 40% तक फॉसिल फ्यूल से नहीं बनाएंगे, मतलब कोयला वोयला ये सब से नहीं बनाएंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन चीज़ों से। तो 40% तक हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी को ग्रीन बना लेंगे। कब तक? 2030 तक। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंडिया का एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट जीडीपी जो है, हम लोग को 2005 के लेवल से, 2005 में हम लोग जितना करते थे, ठीक है, उससे हम लोग 45% कम करेंगे। कब तक? 2030 तक। तो हम लोग 2005 के लेवल में जितना इमिशन हम लोग रिलीज करते थे पर पर्सन, वो हम लोग गिराकर 2030 तक उससे 45% गिराने का टारगेट है। ओके, 2030 इज़ अ वेरी एम्बिशियस ईयर फॉर एवरी कंट्री व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग और टारगेट ओरिएंटेशन, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट डील जो हुई थी उसमें 2030 को काफ़ी तवज्जो दिया गया था, और उस समय तक सारे टारगेट्स को हम लोग ने, बहुत सारे कंट्री ने 2030, 32, 35 के आसपास तक अपने टारगेट्स को एस्टिमेट किया था। हम लोग का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चालू किया गया भारत में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो हम लोग को एनर्जी सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए चालू किया गया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और इसका टारगेट कब तक हम लोग को है कि कब तक हम लोग को एनर्जी सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनना है? तो डैट इज़ 2047, ठीक है। एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी इधर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 2021 के बाद से, 2021 में, और वो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है 19-20 से 2021 में, दैट इज़ 9.3%, ऑलमोस्ट 10% तक एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। डैट इज़ अ वेरी गुड सिम्बॉल। एग्रीकल्चर को अगर हम लोग को आगे बढ़ाना है तो उसमें भी टेक्नोलॉजी वगैरह का ईजाद करना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच वी आर सीइंग। आगे हम लोग चलते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत सबको खाना वगैरह हम लोग को देना रहता है। तो इसमें हम लोग, भारत ने कितने बेनिफिशियरी को ऑलमोस्ट कवर किया है? तो आउट ऑफ 130 करोड़ हमारे पास जितने लोग हैं, उसमें 81.4 करोड़ जो हैं वो बेनिफिशियरीज को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बेनिफिट्स पहुंचाया गया है, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इंक्रीज किया है 2.8% से इस बार 3.7%, जो कि पिछले डिकेड से, पिछले 10 साल में जो कि 2.8% था, इस बार इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट रहा, वो रहा 3.7%। इंडिया अभी फ़ोन मैन्युफैक्चरर में, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर में इंडिया का रैंक कितना चला आया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया सेकंड नंबर पे चला आया है मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरर में, ठीक है। और उड़ान स्कीम को जानते हैं आप लोग, उड़े देश का आम नागरिक, एयर ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया है, तो बस उतना ही पता रखना है इसमें, नथिंग मोर। आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रल का बजट। तो सेंट्रल का बजट भी एक बार हम लोग जल्दी देखेंगे और इसे ख़त्म करते हैं हम लोग इकोनॉमी सर्वे एंड बजट को इसमें। तो इट विल टेक अगेन
नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स बने रहिए, उसमें हम लोग बजट भी अब हम लोग ख़त्म कर देते हैं। सो हम लोग को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। एसपीडी के काफ़ी टॉपिक्स इस बार हम लोग कवर कर देंगे इसमें। अगेन हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन मैम अपना 5वां यूनियन बजट पेश की 1 फरवरी 2023 को। 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां, दिस वाज द 5th यूनियन बजट पहला एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन ने पेश किया पार्लियामेंट में। टोटल बजट का टोटल अमाउंट कितना था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, 45.3 लाख करोड़। 45.3 लाख करोड़ इस बार का हमारा बजट रहा है, जो कि प्रीवियस बजट से कितना ज़्यादा है, 7.5%। तो ये तीन चीज़ अगेन इम्पॉर्टेंट है। ये मैडम सीतारमन का कौन सा नंबर का यूनियन बजट था, तो इट वाज द 5th वन। और कितना है, कितना अमाउंट है इस बजट का, तो 45.3 लाख करोड़। और ये कितना इम्प्रूवमेंट है या कितना का इंक्रीमेंट है लास्ट बजट से, तो डैट इज़ 7.5%। और इस बजट का नाम क्या रखा गया था, इस बजट का नाम रखा गया था अमृतकाल। और अमृतकाल का विजन क्या रखा गया था, तो एन एम्पावर्ड और इंक्लूसिव इंडियन इकोनॉमी। तो सभी लोगों को, सबको सिर्फ अब इंक्लूसिव इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट से हम लोग अब ऊपर उठकर एन एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी इस बार का थीम था, कि सबको तो इंक्लूड हम लोग को करना ही है तो इन इकोनॉमी, बट नॉट ओनली इंक्लूजन इज़ द पर्पस नाउ, बट ऑल्सो एम्पावरमेंट इज़ द पर्पस। तो साइमल्टेनियसली हम लोग इंक्लूड भी करेंगे सभी को इकोनॉमी में और उन्हें एम्पावर भी करेंगे। इस बार का ज़्यादातर जो इस पे इम्फेसिस रहा है वो यूथ पे रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे रहा, और स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी स्टेबल करने में, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी तेज़ी से हो सके। बजट 2023-24 में मैडम सीतारमन द्वारा 7 प्रायोरिटी दिया गया, जिसे सप्तऋषि भी बोला गया। तो 7 प्रायोरिटी जो बजट 2023-24 में बताया गया, या 7 प्रायोरिटी जो कि पहले हम लोग को करना है, जिसे सप्तऋषि भी बोलते हैं। सप्तऋषि मतलब बोला गया बजट में। पहला क्या था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। द सेकेंड वाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। द थर्ड वन वाज ग्रीन ग्रोथ। फोर्थ वन वाज फाइनेंशियल सेक्टर। फिफ्थ वन वाज रीचिंग द लास्ट मैन। सिक्स्थ वाज अनलिशिंग द पोटेंशियल एंड सेवेंथ वाज यूथ पावर। तो इसमें जो 7 मेजर टॉपिक्स या मेजर प्रायोरिटीज़ बजट में बताया गया, उनमें सबसे पहला था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट वाइटल होता है। दूसरा नंबर था कि किसी भी इकॉनमी को बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ का इन्वेस्टमेंट कहाँ से वो जनरेट करता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरा टॉपिक यही था। तीसरा था कि नाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग इनटू ग्रीन मोड, तो ग्रीन ग्रोथ हम किस तरीके से करेंगे अपने देश का, दैट वाज द थर्ड टॉपिक जो कि प्रायोरिटी लिस्ट में डाला गया। द फोर्थ वाज द फाइनेंशियल सेक्टर, ऑफ कोर्स फॉर एनी कंट्री टू ग्रो द फाइनेंस नीड्स टू ग्रो। द फिफ्थ वन वाज द रीचिंग द लास्ट मैन एंड दैट इज एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिवनेस बोथ। Empowerment is that is inclusiveness, and unleashing the potential of the last man, that is empowerment. So this is inclusive and this is empowerment, and that was the vision, empowered and inclusive economy. और इसको सबसे ज़्यादा अगर कोई एम्पावर कर सकते हैं अगर हम लोग इकोनॉमी को, तो किसे करके एम्पावर कर सकते हैं, दैट इज़ यूथ ऑफ द कंट्री। बजट का एस्टिमेट, इस बार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना का एस्टिमेट है, 45 लाख करोड़ का। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हो गया जो हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स पे, जैसे कि पूल वगैरह, इन चीज़ों पे जो कैपिटल बनाने पे हम लोग खर्च करेंगे, तो वो होगा इसमें से 10 लाख करोड़ का। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे एक्सपेंडिचर जो कि देश को चलाने के लिए हम लोग खर्च करेंगे, वो हो जाएगा 35 लाख करोड़ का। तो हम लोग 10 करोड़ का ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि बाद में खुद भी रेवेन्यू जनरेट करेगा। जैसे टॉल वगैरह हम लोग लगा देते हैं ना, जैसे हम लोग बड़ा सा पुल बनाते हैं या फिर बड़ा सा कोई सोशल पार्क वगैरह कुछ भी बनाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म्स के लिए बनाया जाता है, डे टू डे खर्चा के लिए नहीं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बनते हैं, दैट इज़ 10 लाख करोड़, 10.01 लाख करोड़। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ 35.02 लाख करोड़। और इन टोटल ये हो जाता है टोटल हमारा बजट, दैट इज़ 45.03 लाख करोड़। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो 13 लाख करोड़ होगा, 10 लाख करोड़ इस इधर से, और पिछला बार का जो रहता है उसका डिप्रिशिएट करने के बाद जो वैल्यू होता है उसे ऐड करने के बाद, तो टोटल इज़ 13.71 लाख करोड़। टोटल रिसिप्ट हम लोग को जो मिला है बोरोइंग को छोड़कर वो 27 लाख करोड़ है, और बाकी हमने बोरो किया है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट डे टू डे ये से जो मिला है वो 26 लाख करोड़ का, और कैपिटल रिसिप्ट 18.70 लाख करोड़ का।
बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है रेवेन्यू डिफिसिट, क्या होता है रेवेन्यू फिजिकल डिफिसिट, क्या होता है प्राइमरी डिफिसिट। तो दिस टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। तो जब मैं इकोनॉमी को कवर कर रहा हूँगा तो उस समय मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर दूँगा। तो जो इंपॉर्टेंट है इसमें आपको याद करने के लिए मेजर फर्स्ट 3 पॉइंट ही है, बाकी आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग मिनिस्ट्री को एलोकेशन के पर्पस से अगर देखते हैं किसको कितना ज़्यादा अगर एलोकेट किया गया है, तो इस पर सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन हुआ है वो हुआ डिफेंस मिनिस्ट्री को, डेट इज़ 5.94 लाख करोड़ रुपीज़। डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़, डेट इज 6×7=42 है ना। तो 1/7 पार्ट ऑफ द इकोनॉमी हैज़ गॉन टू डिफेंस मिनिस्ट्री। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट में 2.5 लाख करोड़ के आसपास, मतलब 2.70 लाख करोड़। ये बस जानने के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, तो डिफेंस में ही हुआ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बस कि सबसे ज़्यादा हमारा जो बजट का एलोकेट किया गया उसको किसके लिए एलोकेट किया गया। तो देखो रेवेन्यू वगैरह जो है ना डिफेंस में बहुत हाई है, इस कारण से भी यहाँ का बजट हाई रहता है, क्योंकि हमारे सैनिक वगैरह काफ़ी हैं, हमारा देश इतना बड़ा है, तो उसे सिक्योर के लिए हमें काफ़ी हाई नंबर ऑफ पर्सनल्स चाहिए होता है। तो हमारा उसका रेवेन्यू मतलब खर्च जो डेली खर्च है, खाना पीना रहना, उनका वेतन वगैरह, सैलरी वगैरह, तो इन चीज़ों को लेके इस कारण से भी डिफेंस खर्च जो रेवेन्यू है काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दिया गया 2.41 लाख करोड़। और आगे हम लोग अगर देखते हैं तो बाकी हम लोग आगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें हम लोग टाइम नहीं देते हैं। सिर्फ हम लोग को ये जानने के लिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे बजट का दिया गया हिस्सा, तो सबसे ज़्यादा दिया गया डिफेंस को, और सेकंड नंबर पे रोड को, और थर्ड नंबर पे रेलवे को। बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन को कितना दिया गया है, तो डेट इज़ 1.13 लाख करोड़ रुपीज़। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि क्योंकि देश का जितना ज़्यादा पैसा एजुकेशन में लगेगा उतना देश सबसे तेज़ी से डेवलप करेगा। ये बहुत बड़े बड़े लोग ने बोल कर रखा है, तो इसे ज़रूरत है और इसका टारगेट भी दिया गया है, तो इसे ज़रूरत है जितना ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ओके, इट इज़ इन गुड डायरेक्शन, इंक्रीजिंग इंक्रीमेंट ऑर्डर, तो बढ़िया है और ये बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन, देश का एजुकेशन को जितना बढ़ाएंगे वहाँ का देश के यूथ उतना ज़्यादा एम्पावर होगा और उससे पूरा देश एम्पावर होगा। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ स्कीम्स को देख लेते हैं कि जहाँ पर कितना का फंड एलोकेशन किया गया है। तो अगर इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 79,590 करोड़, और जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़, वैसे मनरेगा में 60,000 करोड़। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला चीज़ नहीं पूछेगा, बट हाँ जानने के लिए कि अगर सबसे ज़्यादा का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा का अगर बात करते तो सबसे ज़्यादा खर्च किया गया कहाँ पे, प्रधानमंत्री आवास योजना में इस साल, और वो हुआ है 79,590 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम बजट का इस बार का देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस से, तो ये वाला चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है और इसे हम लोग जल्दी जल्दी अगर देखते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एस्टिमेट क्या लगाया गया है 2023-24 में, किस ग्रोथ रेट से हम लोग ग्रो करेंगे, 7% के ग्रोथ से, 7% के रेट से। ठीक है, 23-24 में हमारा पर कैपिटा इनकम इस बार डबल हो गया है। नाउ इट हैज़ कम टू 1.97 लाख रुपीज़। ठीक है, डबल से भी ज़्यादा, पहले 95,000 के आसपास में था, नाउ इट हैज़ कम टू 1.97 लाख। जीएसटी मंथली रेवेन्यू वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास में आ चुका है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही इस बार और हुआ है। तो दिस इज़ इन अ गुड डायरेक्शन, और जीएसटी से धीरे धीरे देश के इकोनॉमी, देश के रेवेन्यू जनरेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। हम लोग का जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 का जो रहा वो रहा 10.5%। सॉरी, एस्टिमेट किया गया है 2023-24 का जीडीपी ग्रोथ रेट। इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 7% और जीडीपी का ग्रोथ रेट 10.5%। हमारा इंडियन इकोनॉमी 5वां दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और हमने जो इस बार फिजिकल डिफिसिट हमारा जो है वो एस्टिमेट किया गया 5.9% ऑफ जीडीपी तक रहने का, उतना तक रोकने का, जीडीपी के 5.9% तक। ठीक है, और हमारा एक टारगेट किया गया है कि 25-26 तक हम लोग अपना फिजिकल डिफिसिट को 5.9% जो अभी टारगेट किया जा रहा है, एस्टिमेट किया गया, उससे भी कम करते करते 4.5% तक लेकर आएंगे। तो फिजिकल डिफिसिट देश का कम होना चाहिए, डैट इज़ ए गुड सिंबल। ठीक है, पहले जितना टैक्स स्लैब जो जीएसटी में हुआ करता था वो होता था टोटल 7, जिसे अब गिराकर 5 कर दिया गया। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टैक्स स्लैब नाउ हैज़ बीन कम टू 5। 7 लाख रुपया तक जो अब अर्न कर रहे होंगे उनको टैक्स नहीं लगेगा, उनको अब 0 रुपये टैक्स लगेगा।
ठीक है। और अग्निवीर को भी जो पैसा, जो पेमेंट, जो सैलरी मिलेगा अग्निवीर को, वो भी टैक्स फ्री होगा, ठीक। नाउ हम लोग पहले सरचार्ज दिया करते थे। सरचार्ज मीन्स चार्ज के ऊपर चार्ज, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। टैक्स एंड टैक्स नोन एज लेवी और सरचार्ज बोलते थे। तो अब एक चीज़ इस बजट में बहुत अच्छा लाया गया है कि अंडर न्यू अरेंजमेंट अब मैक्सिमम जो सरचार्ज होगा ना, जो पीक ऑफ द सरचार्ज होगा, जो सबको जोड़कर, तो वो हो जाएगा 25%, जो कि पहले 37% तक सरचार्ज हम लोग पे करते थे। नाउ इट हैज़ कम टू 25%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है आपका 5% ऑफ द GDP फिजिकल डिफिसिट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और टैक्स स्लैब जो है अब हमारा 7 से 5 कर दिया गया है, ठीक है। और हमारा हाँ, वेतन कर्मियों के लिए, सरकारी ये के लिए या फिर किसी सैलरीड के लिए 7 लाख के नीचे वालों को अब टैक्स नहीं लगेगा। नाउ आगे चलते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्स एग्जिम्पशन जो है वो मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग वैक्सीनेशन का देखे ही थे, कितने करोड़ को वैक्सीनेशन लगा, 220 करोड़, ऑलमोस्ट डबल द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। तो इतने को कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगा 220 करोड़ के आसपास। और उजाला जो स्कीम था जिसमें हर घर को LPG सिलेंडर दिया जा रहा था, उसके तहत कितने LPG सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं? तो देश में लगभग 9.5 करोड़ LPG सब्सक्राइबर उजाला स्कीम के तहत बढ़े हैं। आगे हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 11.7 करोड़ टॉयलेट्स। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 11.5 करोड़ लगभग टॉयलेट्स बनाया गया, ठीक है। और 9.5 करोड़ LPG उज्ज्वला के अंदर बांटा गया। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे जो आपको स्कीम्स एटलीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वच्छ भारत मिशन तो कभी पढ़ रहे होते हैं तो आपको ध्यान रहता है, क्योंकि बजट में एक बार अगर डिस्कस किया गया उस स्कीम को तो वो स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें कैश ट्रांसफ़र किया जाता है फार्मर्स को, तो कितना किया गया? 2.2 लाख करोड़ रुपये, ठीक है। महिला सम्मान बचत पत्र, वो जो है वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है कि तो क्या है ये? महिला सम्मान बचत पत्र। तो महिला सम्मान बचत पत्र स्मॉल सेविंग स्कीम है, वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है, जो 2 साल तक चलेगा। और ये कब तक अवेलेबल रहेगा? तब तक 2025 तक। एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक फ़ंड का तैयार किया गया है, जिस फंड का नाम है एग्री एक्सीलरेटर फंड। वेरी इंपॉर्टेंट नेम दिस इज़, इट कैन बी आस्क्ड कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक फ़ंड का तैयार किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसका नाम क्या है? एग्री एक्सीलरेटर फंड, मतलब एग्रीकल्चर को एक्सीलरेट करने का। सेल्फ रिलायंट क्लीन प्लांट प्रोग्राम, सेल्फ रिलायंट क्लीन प्लांट प्रोग्राम किसके लिए प्रोग्राम है? ये हॉर्टिकल्चर के लिए, मतलब सब्जियों के लिए। और इसको कितना एलोकेट किया गया बजट में? 2200 करोड़ रुपया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है। तो ये किसके लिए है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, तो जो बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं? आर्टिसंस एंड क्राफ्ट में। तो अगर ये रहेगा किससे रिलेटेड है ये स्कीम? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तो ये है, ये सम्मान जो है मोदी जी ही स्टार्ट किए। तो ये हमारे आर्टिसंस को और क्राफ्ट्समैन सब के लिए ये सम्मान बनाया गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। विश्वास से विश्वास वन लाया गया है ताकि MSME को जो है इजीली कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया जा सके। तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए MSME के साथ विश्वास जो पहले स्कीम चला रहा था, उसे विश्वास वन में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ किया गया है। और बाद में इसे विश्वास टू में भी लाया गया, जिसमें डिस्प्यूट को भी साथ में सरकार चाह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट्स भी देना है और डिस्प्यूट को भी साथ में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेशनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री एक तैयार किया जाएगा, जिसमें फाइनेंस का पूरे देश का सारा इन्फॉर्मेशन का एक कॉमन रजिस्ट्री तैयार किया जाएगा। हमारा डिफेंस बजट हम लोग बता चुके हैं, काफ़ी बढ़ चुका है और अभी सबसे टॉप पे है, इस बार है सबसे ज़्यादा बजट में एलोकेशन किया गया है। उसके बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो किया गया, अगर स्कीम के तहत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खर्च किया गया 79,000 करोड़। ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। 100 लैब तैयार किए जाएंगे 5G के एप्लीकेशन रिलेटेड एप्लीकेशन को बनाने के लिए, क्योंकि
टेक्नोलॉजी इज़ द न्यू फ्यूचर, ये मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं और इसलिए इस फील्ड में भारत बहुत तेज़ी से, जब से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोदी जी, तब से भारत टेक्नोलॉजी के फील्ड में, टेलीकॉम के फील्ड में बहुत तेज़ी से विकास किया है। भारत में ई कोर्ट बन रहा है कि ज़रूरी नहीं है आपको कोर्ट में अपना हाजिरी देना, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ई गवर्नेंस। तो इसके लिए 7,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है। बाकी सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए एक मिशन चालू किया गया, नर्सिंग कॉलेज चालू किए गए हैं 157 देश में नए, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनेगा, तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनेंगे जैसे सैनिक स्कूल वगैरह के तर्ज पे। और आगे हम लोग देखते हैं कि दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज सच, कितना मिला है, तो ये जो इम्पोर्टेंट था हमने डिस्कस कर दिया। आगे हम लोग एक और देख लेते हैं कुछ अगर है तो। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, डिजिटल और आधार जो है वो वन टाइम सॉल्यूशन की तरह काम करेंगे। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, इन चीज़ों का आपको पता है। गोवर्धन स्कीम, तो गोवर्धन स्कीम बेसिकली जो है वो बायो एग्रो रिसोर्स से, बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज से एनर्जी को प्रोड्यूस करने का रेसिडुअल इनकम, ताकि जिससे कि जनरेट किया जा सके, वो स्कीम है जिसे हम लोग बोलते हैं गोवर्धन। मतलब गोबर से, जिसे बायो एग्रीकल्चर रिसोर्स भी बोलते हैं, उससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट था बजट में और इकॉनमी सर्वे में, तो वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। एआई के फील्ड में मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया हमारे मोदी जी के द्वारा ये दिया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, बट नॉट फॉर दिस टाइम। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो है इज अ नेक्स्ट बिग थिंग विच एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ, और उनके साथ आप लोग को थोड़ा बहुत हाथ स्टार्ट कर देनी चाहिए। आगे हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री प्रणाम प्रोग्राम। प्रणाम प्रोग्राम किनसे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, तो ये रिलेटेड है फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र से, ठीक है। अगेन मैंग्रोव प्लांटेशन, ठीक है, मैंग्रोव प्लांटेशन। तो मैंग्रोव जो होते हैं जहाँ पे पानी वगैरह जो साइड में जो होता है, जैसे कोलकाता वगैरह में पाया जाता है, तो किस स्कीम के तहत मैंग्रोव प्लांटेशन स्टार्ट किया गया है, तो मिष्टी, ठीक है। और अमृत धरोहर स्कीम, अमृत धरोहर तो वेटलैंड ही होता है मैंग्रोव भी, तो अमृत धरोहर स्कीम और मिष्टी ये इंपॉर्टेंट है। तो मिष्टी जो है वो मैंग्रोव प्लांटेशन से रिलेटेड है, और अमृत धरोहर जो है वो वेटलैंड के कंजर्वेशन से या ऑप्टिमम यूज ऑफ वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो अकाउंट में जाएगा वो जानते हैं आप लोग। और भारत श्री, व्हाट इज़ भारत श्री, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत श्री का डिस्कस किया गया था यूनियन बजट में। तो हमारे जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, भारत के जितने भी, उन सभी को डिजिटलाइज करना, दैट इज टू बी डन अंडर भारत श्री प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अ वेरी गुड डिसीजन टू प्रिजर्व आवर एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्योंकि these are the things which should not get abolished from the country. These are our in true nature our legacy. जन विश्वास बिल इंट्रोड्यूस किया गया अभी, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट अगेन। तो हम लोग बाकी देख चुके हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा अगर देखते हैं हम लोग तो बजट का, इस पर हम लोग अगर एस्टिमेट देखते हैं तो यहाँ से आप लोग एक बार देख सकते हो, नॉट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग बजट और इकॉनमी सर्वे को जो इम्पॉर्टेंट थे वी हैव कंप्लीटेड दैट। एंड आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है तो वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अब सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना। एक जो इम्पॉर्टेंट हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ जो घटा है, रिसेंट एक्टिविटीज़ या रिसेंट डेवलपमेंट्स, उन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू। हाँ, और जल्दी से जल्दी हम वीडियो बनाते चले, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी इसे देखकर याद करते चले और रिवाइज करते रहे। टिल देन थैंक यू, और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, ताकि सभी को हेल्प मिले, ताकि वो जल्दी से जल्दी इकोनॉमी स्पीडी को ख़त्म कर सकें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है बीपीएससी का जो टीचर्स वाला एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें, और उसी के लिए हम लोग ये स्पीडी को कवर कर रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।